हेलो फ्रेंड्स। तो आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा था और पार्टीशन ऑफ बंगाल समझा था। उसके बाद हम लोग सीधा शिफ्ट कर गए थे रॉलेट एक्ट पे। और उस बीच जो रिवोल्यूशनरीज था हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग किसी और लेक्चर में रिवोल्यूशनरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रिवोल्यूशनरी का जो फेज है वो दो फेज में है। तो वहां पे अगर हम लोग कवर करते हैं तो वो फिर वो कनेक्टिंग लाइन नहीं बनेगा। और रिवोल्यूशनरी जो है हम लोग हमेशा कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक। तो जब रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट का विरोध हुआ, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हम लोगों ने सब कुछ देखा, फिर गांधी जी ने उसे विथड्रॉ कर लिया, हिमालयन ब्लंडर बोला, सो एंड सो ऑन। तो एक तो बैकग्राउंड रॉलेट एक्ट है। आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग कवर करेंगे एनसीएम। एनसीएम, अब एनसीएम समझने से पहले, और एनसीएम छोड़िए, कुछ भी चीज समझने से पहले, कोई भी मूवमेंट कोई भी मूवमेंट शुरू होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। जैसे आप स्वदेशी मूवमेंट हम लोग देखें, तो स्वदेशी मूवमेंट में सिर्फ एक पार्टीशन ऑफ बंगाल ही एक फैक्टर नहीं था। हाँ, एकमात्र फैक्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल ही नहीं था, वो बस एक फैक्टर था। हो सकता है इमीडिएट फैक्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, लेकिन वो एकमात्र फैक्टर नहीं था। उसके पीछे फैक्टर था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला थ्योरी उस वक्त इमर्ज हो रहा था, नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, मॉडरेट्स का डिमांड बढ़ रहा था, और मॉडरेट से डिससेटिस्फाई होकर के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग भी पिक्चर में आ रहे थे। तो उसी तरीके से जो एनसीएम है इसका हम लोग एक पहलू नहीं समझेंगे, इसके पीछे बैकग्राउंड है, हम लोग बैकग्राउंड समझेंगे। तो बैकग्राउंड में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटा-सा ब्रीफली हम लोग इसका इंट्रो बना देते हैं कि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आपको आता है तो यही रेडीमेड इंट्रो आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन चलना है। तो हम सबको पता है कि जो एनसीएम है ये किसने लॉन्च किया था? तो गांधी जी ने किया था। ये तो आप हम सबको पता है, गांधी जी ने किया था। अब जो नॉन कोऑपरेशन वाला जो इश्यू है या फिर जो मुद्दा है या फिर टेक्नीक है, ये गांधी जी इंस्पायर्ड कहाँ से थे? आपको जो इंट्रोडक्शन है वो उसमें डालना है आपको। तो गांधी जी जो थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? तो लियो टॉलस्टॉय से इंस्पायर्ड थे। लियो टॉलस लियो टॉलस्टॉय से इंस्पायर्ड थे। इसकी एक किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। आपको अगर किताब का नाम याद याद ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन आप लियो टॉलस्टॉय का नाम आप लिखेंगे। हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग गांधी जी का जो स्वरा, क्योंकि जो लियो टॉलस्टॉय से ही गांधी जी इंस्पायर्ड थे। नॉन वायलेंस का भी कॉन्सेप्ट गांधी जी को वहीं से मिला था, क्योंकि अगर वायलेंस की जगह पे क्या है कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन करें। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम लोग बात करना बंद कर दिए, सीधा बात। तो ये जो टेक्निक था यहाँ से आया था। हम लोग जब गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर पर्सनैलिटी में, तब हम लोग गांधी जी का सत्याग्रह देखेंगे, तो उस वक्त और डिटेल में हम लोग समझेंगे। बस आप अभी हम लोग यहाँ पे बस इंट्रो बना रहे हैं कि एनसीएम पे किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन है, कुछ भी एनसीएम पे पूछे, तो आपका इंट्रो में स्टार्टिंग में पहला ही लाइन में आपको गांधी जी का और लियो टॉलस्टॉय जो है, ये 2 वर्ड, ये 2 नाम आपका पहला लाइन में दिखना चाहिए। फर्स्ट लाइन अगर एग्ज़ाम में पढ़े तो आपको ये अब दिखना चाहिए। अब नेस एनसीएम जो था वो क्या था? फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट फैला था थोड़ा बहुत जगह पे, कहीं दिल्ली में हल्का-फुल्का हुआ था, पंजाब में हुआ था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का जो सेंटर था, एपी सेंटर था, वो बंगाल था। लेकिन एनसीएम का ऐसा नहीं था। एनसीएम को फर्स्ट जो नेशन वाइड मूवमेंट माना जाता है। रॉलेट एक्ट को भी कहते हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट का प्रभाव उतना था नहीं। रॉलेट एक्ट का प्रभाव थोड़ा बहुत पंजाब में था, थोड़ा बहुत अगर दिल्ली में और यूपी में, इससे ज़्यादा प्रभाव था नहीं। लेकिन जो एनसीएम है, इन ट्रू सेंस इट इज़ द फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है ये बनेगा। अब इसके साथ-साथ जो एनसीएम है उसका एम क्या था? तो एनसीएम का तो पहला एम तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि नॉन कोऑपरेशन। जब हम लोग नॉन नॉन कोऑपरेशन करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे? कॉलोनियल ऑपरेशन के थ्रू। कॉलोनियल ऑपरेशन के थ्रू। मतलब जो जो कॉलोनियल जिसपे सप्रेस कर रहा है, सप्रेशन के अगेंस्ट हम लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तो नॉन जब कोऑपरेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? सब लोग वो जब मिल के नॉन कोऑपरेट करेगा तो क्या होगा? होगा कि एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉलिडिटी क्रिएट होगा लोगों में। जैसे मान लीजिए कि हम 5 लोग हैं और हम लोग 5 लोग किसी चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा? एक सेंस ऑफ यूनिटी आ जाएगा, एक सेंस ऑफ सॉलिडिटी आएगा। और ये करना है किसके थ्रू? तो नॉन वायलेंस मीन्स के थ्रू। तो आपका ये जो पूरा इंट्रो बनेगा एनसीएम का, आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं बस इंट्रो समझा रहा हूँ कि कैसे इंट्रो फॉर्म करना है। और जो आइडेंटिटी और सॉलिडिटी बनेगा, जो यूनिटी बनेगा डिफरेंट अमंग द डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप। तो आपको क्या लिखना है कि गांधी जी इंस्पायर्ड बाय लियो टॉलस्टॉय लॉन्च द फर्स्ट नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस मूवमेंट एम्ड एट दिस मूवमेंट एम्ड एट टू यूनाइट इंडियंस अगेंस्ट द कॉलोनियल ऑपरेशंस, ठीक।
और थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। तो ये सब जो कीवर्ड आपका है, नॉन वायलेंट मीन्स, ये सब जो कीवर्ड आपका है, आपको आंसर में या फिर जो आपको पैराग्राफ में दिखना चाहिए, और जो भी कीवर्ड है आप उसे अंडरलाइन करेंगे। इट encourage the people to boycott the British goods and institution, thereby fostering a sense of unity, sense of solidarity among the different diverse group। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। अब ये तो इंट्रो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये तो एनसीएम का हम लोग इंट्रो देख लिए। जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तो अब हम लोग एनसीएम को समझते हैं कि जब इंट्रो खत्म। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो एनसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब गांधी जी क्यों नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो गांधी जी का जब किताब पढ़ोगे, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बुक में गांधी जी जो है जिक्र करते हैं कि जब ब्रिटिश रूल है, जो अंग्रेजों का जो शासन हमारे देश में है, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से कॉपरेट कर रहे हैं। हम लोग हमारे ऊपर शासन करे, हमें सताए, इसका हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तभी अंग्रेज कर पा रहा है। अगर हम लोग कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो जो अंग्रेज का शासन हम लोगों पे है वो खत्म हो जाएगा। ये गांधी जी का मानना था, और ये जो आइडियाज था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, गांधी जी हिंद स्वराज किताब में जिक्र किए थे। तो आप अगर इंट्रोडक्शन में ये भी डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च ही हुआ, मतलब क्या-क्या ऐसा कारण था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने पे बाध्य किया, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लॉन्च के लिए जो भी बैकग्राउंड में जो फैक्टर्स चल रहा था वो सब। तो आपका अगला जो हम लोग सब हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए, ऐसा क्या-क्या फैक्टर्स बना था। एक फैक्टर तो आप सबको पता होगा कि रॉलेट एक्ट आया था, या फिर उस वक़्त का जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और जो खिलाफत इश्यू था, ये तो पता है। हम लोग वन बाय वन चलेंगे, ठीक? तो देखिए, पहला जो फैक्टर था, वो था वर्ल्ड वॉर 1। अब हुआ क्या था ये समझिए। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे, इवन गांधी जी अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे कि हम लोग अगर अंग्रेज का सपोर्ट करेंगे, अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में, वो या फिर वर्ल्ड वॉर में, तो अंग्रेज क्या करेगा कि पेबैक करेगा। पेबैक इन द सेंस कि हम लोग को कुछ कंसेशन देगा, हो सकता है कि डोमिनियन स्टेटस ही दे दे या फिर कुछ भी दे। मतलब अंग्रेज का जो हम लोग के प्रति व्यवहार है, वो बदलेगा। ये ऐसा मानना था जितने भी नेशनलिस्ट थे उस वक़्त के। सब लोगों ने कोऑपरेट किया था अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 1 में। और इवन कोऑपरेशन में था क्या कि हर गाँव से, हर छोटा-छोटा गाँव से सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा था, ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट कर रहा था। और आपको पता है कि कितना भयावह दृश्य था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जब आप देखिएगा डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हज़ारों लोग, लाखों लोग मरे। और जितना भी रिक्रूटमेंट था, जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रहा था, अब ब्रिटिश के पास तो उतना सोल्जर्स था नहीं, तो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट हुआ कहाँ से? तो जितने भी गाँव था, जो भी मतलब नॉर्मली जो बिहार और यूपी हो गया या फिर पंजाब हो गया, वहाँ से जो भी विलेज था, जो भी विलेजेस था, यहाँ से फ़ोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। फ़ोर्स्ड फ़ोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था लोगों को। फ़ोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था इवन। और जब ये लोग रिक्रूट होके जब आर्मी में जा रहे थे, और ये लोग देख रहे थे, जब जहाँ वॉर हो रहा था वहाँ देख रहे थे, वहाँ का जब स्थिति देख रहे थे, तो इतना था कि ये लोग मतलब जब वापस लौट करके आए, तो इन लोग के मन में एक बहुत, क्योंकि अब आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हो क्यों रहा था? तो वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ब्रिटेन का अपना कॉलोनी था, या फिर जर्मनी का जो कॉलोनी था, फ्रांस का कॉलोनी था, तो सब, रशिया का कॉलोनी था, तो सब लोग अपना कॉलोनियल जो इंटरेस्ट था, जो कॉलोनी था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक-दूसरे से लड़ रहा था। कोई किसी का आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था। तो जब ये सब जब पता चलता है, लोगों को समझ में आता है, तब जाकर के एक सेंस ऑफ डिसैटिस्फैक्शन होता है, रहता है लोगों में। दूसरा क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो प्राइस था, कोई भी कमोडिटी का, एक बेसिक खाना का ही प्राइस आप देख लीजिए, तो बहुत ही मतलब स्काई रॉकेट टाइप से बहुत बढ़ रहा था, पर बहुत तेज़ी से सबका जो प्राइस था, वो इंक्रीज़ कर गया था बेसिक कमोडिटीज़ का। बेसिक कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब आप ऐसा समझिए कि अगर सरकार जो है वो डिफेंस पे खर्च करेगी, तो वो कहाँ से खर्च करेगी? तो या तो करेगी कि जो लोगों पे टैक्स बढ़ा देगी, लोगों पे टैक्स ज़्यादा करेगी।
और टैक्स ज़्यादा करेगी। और नहीं तो दूसरा क्या करेगी कि जो अदर एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर पे है या फिर फूड पे है या किसी भी चीज़ पे एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को घटा देगी। और जब घटाएगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे पड़ेगा? जब मान लीजिए टैक्स बढ़ गया या फिर एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंडिचर घट गया, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे पड़ेगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मिडल क्लास और लोअर क्लास पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? लोअर क्लास और मिडल क्लास। तो ये एक इश्यू था। दूसरा जो फैक्टर था, आप सबको पता है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, ये दूसरा फैक्टर था। जलियांवाला बाग मैसेकर हम लोग पढ़े थे कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो ब्रिटिश था, वो इंडियन से एलिनिएट हो गया था। मतलब एक मतलब एलिनिएशन तो पहले से था, लेकिन जो एलिनिएशन में जो डिवाइड था, जो गैप था, वो इतना बढ़ गया था कि ये इंश्योर हो गया था कि ब्रिटिश का जो टाइम है बहुत ही लिमिटेड है इंडिया में। जलियांवाला बाग मैसेकर। दूसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा जो फैक्टर था, आप सबको पता है, खिलाफत इश्यू। खिलाफत इश्यू, जो ट्रीटी ऑफ सर्विसेज, ट्रीटी ऑफ सर्विसेज। अब इसमें क्या था, 1920 में ये ट्रीटी हुआ था। अब इसमें क्या था, जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर जो था, उसको ओटोमन जो एम्पायर था, उसको जो खली मुस्लिम लोग में से क्या होता है ना, खलीफा होता है, जो सबसे हेड होता है मुस्लिम का। तो उसका जो जो हेड था, वो ओटोमन एम्पायर था, वही वहाँ खलीफा हेड था। तो उसको क्या किया था कि ओटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया था। कुछ जर्मनी सॉरी, कुछ फ्रांस अपना हिस्सा ले लिया था, कुछ ब्रिटेन ले लिया था, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया था। जो उस समय का टर्की है, जो अभी जो टर्की है, तो उसमें उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो जो खलीफा का जो सीट था, जो खलीफा का जो सीट था, वही ओटोमन एम्पायर में होता था। अब इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे, पूरे विश्व का मुस्लिम्स बहुत नाराज़ था, तो इंडिया में भी जो अली ब्रदर्स हम लोग सुनते हैं, अली ब्रदर्स, वो भी नाराज़ थे। तो ये भी एक कारण था, ये भी एक कारण था, एक फैक्टर था एनसीएम का बढ़ने का। एक फैक्टर और है, जो हम लोग आप पीटी के टाइम भी पढ़े होंगे और ऐसे ही पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैं चेंज कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इससे मैक्सिमम लोग डिससैटिस्फाइड थे। आपको समझ पढ़ाया होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे कुछ लोग को छूट दिया जाए, एनी बेसेंट या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ऑलमोस्ट कांग्रेस तो रिजेक्ट ही कर दिया था, सब लोग डिससैटिस्फाइड थे। तो ये भी एक कारण था एनसीएम के राइज होने का। एक और फैक्टर था उस वक्त का, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख, उस वक्त इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था, इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था। और उससे हुआ क्या था, करीब 12 से 13 मिलियन लोग मतलब डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे, और मतलब उसमें मर गए थे लोग। तो ये भी एक फैक्टर था, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ फैला था। तो ये सारा जो फैक्टर था, ये सारा जो बैकग्राउंड था, इन्हीं सारा बैकग्राउंड को हम लोग देखें, तो यही सारा जो फैक्टर था, सब लीड करके कल्मिनेटेड करके एनसीएम का वो एनसीएम मूवमेंट राइज़ होता है। एनसीएम मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। अब हम लोग, ये तो फैक्टर सारा हो गया, फैक्टर आप कीवर्ड्स लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो फैक्टर हम लोग ने इस तरीके से देखा कि जो बैकग्राउंड था, अब हम लोग इवेंट देखते हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट इवेंट था, जो एनसीएम के बैकड्रॉप में क्या-क्या इवेंट हुआ था। इवेंट तो बेसिकली यही सब था। अब इन इन सब को हम लोग स्ट्रक्चर वे में देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में देखते हैं कि क्या-क्या इवेंट जो कि एनसीएम में जाकर के हुआ। अब हम लोग जो इवेंट्स देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर क्रोनोलॉजी के हिसाब से, और आपको एग्ज़ाम में भी वैसे ही बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आता है, इवेंट करके लिखिएगा, आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो सबसे पहला जो था, वो था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट से क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। नेक्स्ट इवेंट जो है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इससे क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन होता है अमंग नेशनलिस्ट।
डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग नेशनलिस्ट, ये दूसरा इवेंट होता है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से एक पेज ये बनाना है। तीसरा इवेंट वर्ल्ड वॉर वन, सबको पता ही है। वर्ल्ड वॉर वन, डिस इंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। जो चौथा इवेंट होता है, अब देखिए ये तो एनसीएम का जो इवेंट है, अब चौथा इवेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, वो है कांग्रेस सेशन। अब कांग्रेस का यहाँ पे दो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो कांग्रेस का सेशन था वो था कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन, कलकत्ता सेशन में क्या होता है कि एनसीएम को अप्रूव किया जाता है, लेकिन जैसे सी आर दास हो गए या फिर मोतीलाल हो गए, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो है वो इनिशियली अपोज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि जो एनसीएम का जो अप्रूवल है यहीं पे मिलता है। दूसरा जो कांग्रेस का सेशन होता है, दूसरा जो कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है नागपुर सेशन। आप पीटी में ही पढ़े होंगे ये सब चीज। और नागपुर सेशन में ही जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर होता है पूरा चेंज हो जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी आता है और उसका कांग्रेस का जो मेंबरशिप फी होता है उसको लो कर दिया जाता है। कांग्रेस को लिंग्विस्टिक लाइन पे जितना भी उसका कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कांग्रेस को एक ब्रॉडर एरिया में आपके पूरे नेशनल वाइड उसको फैलाया जाता है। और उसको रेगुलर, पहले क्या होता था कांग्रेस का जो सेशन होता था दिसंबर में, वो 2-3 दिन के लिए होता था। सब लोग पढ़े थे ना कि अश्विनी कुमार दत्ता बोलते हैं कि 3 दिन का तमाशा है। लेकिन अब ऐसा नहीं था। जब गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस को फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। और नागपुर सेशन में क्या होता है कि जो एनसीएम का जो ड्राफ्ट होता है, पहले सिया दास अपोज कर रहे थे, लेकिन नागपुर सेशन में सिया दास जो होते हैं वो एनसीएम का जो ड्राफ्ट है वो सिया दास उसको ड्राफ्ट करते हैं। एनसीएम जो रेजोल्यूशन है ड्राफ्ट करते हैं, एनसीएम रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और 1 जनवरी 1921 से 1 जनवरी 1921 से 1 जनवरी 1921 से फॉर्मली कांग्रेस के थ्रू, फॉर्मली या फिर ऑफिशियली जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। ऑफिशियली मूवमेंट स्टार्टेड, मतलब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1 जनवरी, शायद मैं जून लिख दिया, 1 जनवरी 1 जनवरी 1921 को। अब यहाँ तो एनसीएम लॉन्च हो गया, इतना पूरा बैकग्राउंड था। अब यहाँ से दो चीज को आप करेक्ट करेंगे। अब जो इसके, अब ये तो पूरा एनसीएम स्टार्ट हो गया, इसका बैकग्राउंड क्या था। अगर आप ये पिक्चर बनाते हैं तो इसमें होगा क्या कि ये जो पिक्चर आपका, इससे अगर एग्जामिनर इसको देखता है तो उसे पूरा एनसीएम आपको समराइज हो गया इतना में ही। दो इवेंट इसमें और इंपॉर्टेंट है। पहला इवेंट इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा। स्पेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो अगला इवेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है चौरी चौरा। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे हम लोग 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी चौरा चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। यूपी में एक पुलिस स्टेशन होता है, उसको जला दिया जाता है और करीब 30 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तकरीबन आपको डेटा याद नहीं रखना है मेंस में उतना, बस आपको ये याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था।
जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी का जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। क्या गांधी जी का इसमें क्या था, हम लोग नॉन वायलेंट के तरीके से हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब ये चौरी चौरा कांड होता है तो इससे गांधी जी को लगता है कभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रेडी नहीं है गांधीयन मूवमेंट के लिए, गांधीयन तरीके से फाइट करने के लिए। उसका कारण ये था कि जो अंग्रेज था वो वायलेंस को बहुत आसानी से दबा देगा, क्योंकि अंग्रेज के पास पावर है, पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ है उसके पास, तो वो बहुत आसानी से वायलेंट मूवमेंट को दबा देगा। तो इस कारण से गांधी जी को लगता है कि अगर वायलेंट मूवमेंट हुआ तो एक तो मूवमेंट को दबा देगा, सबको जेल में भी डाल सकता है, तो जो मोरल जो इम्पैक्ट है वो नहीं हो पाएगा अंग्रेजों पे। तो इसलिए क्या करते हैं गांधी जी, चौरी चौरा बाद इमीडिएटली सस्पेंड कर देते हैं एनसीएम को। तो 5 फरवरी 1922 को, आप इसको नीचे लिखिएगा थोड़ा, ये फिगर बनाते चल रहा है, ठीक। 5 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी, 5 को तो चौरी चौरा कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या करते हैं कि एनसीएम को सस्पेंड कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉवल ऑफ एनसीएम। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी स्ट्रक्चर पे आपको अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पास, मतलब बाकी लोगों से तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहेगा एग्जाम में, तो आप मान के चलिए कि आपको अगर एग्जाम में एनसीएम लिखने पे 18 नंबर या 19 नंबर मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर मात्र बनाने से आपको 2 से 3 नंबर आराम से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं इतना जोर दे रहा हूँ। और आपको इसी तरीके से बनाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाना है जैसे मैंने बनाया है स्ट्रक्चर को, इसी तरीके से आपको भी ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए, हम लोगों ने इनिशियली देखा था कि एनसीएम का जो बैकग्राउंड था, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट थिंग था। तो एनसीएम का कुछ तो डिमांड रहा होगा, गांधी जी जब एनसीएम लॉन्च किए तो कुछ तो डिमांड रहा होगा एनसीएम का। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि क्या डिमांड रहा एनसीएम का, ठीक। एनसीएम का क्या डिमांड रहा। डिमांड डिमांड्स ऑफ एनसीएम, ये क्या क्या डिमांड रहा एनसीएम का। तो सबसे पहला जो डिमांड था वो था जस्टिस फॉर पंजाब रॉन्ग्स, मतलब पंजाब रॉन्ग का मतलब जो भी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके लिए जस्टिस। तो पहला डिमांड लिखिए, जस्टिस फॉर पंजाब रॉन्ग, कि जो भी जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ था उसके लिए जस्टिस। दूसरा था स्वराज, सेल्फ रूल का, स्वराज। ये स्वराज, देखिए स्वराज से ना बहुत सारा मीनिंग है, हम लोग जब गांधी पढ़ेंगे ना तो हम लोग थोड़ा सा अरविंदो घोष से कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब सबका स्वराज का अपना अपना मीनिंग था, यहाँ पे स्वराज का मीनिंग बेसिकली डोमिनियन स्टेटस है जो 1906 में आया था। तीसरा जो डिमांड था ओटोमन खिलाफत से था, आप सबको पता है, ओटोमन एम्पायर से था, जो वहां का जो खलीफा था उसको रीइंस्टेट करने का बात किया गया था। तो ये 3 डिमांड है, आपको डिमांड भी इसी स्ट्रक्चर में दिखाना है। डिमांड ऑफ एनसीएम में था कि एनसीएम में जो डिमांड था आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर में दिखाना है, आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर में करके दिखाना है कि क्या क्या डिमांड था। तो ये सारा डिमांड था। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड में देख लीजिए क्या क्या हुआ, डिमांड क्या क्या था। तो अब नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो किस तरीके से लॉन्च किया गया था, क्या-क्या उसमें हुआ था, क्या-क्या उसका फीचर्स था, क्या-क्या फैक्टर था, ये सब हम लोग देखते हैं।
तो जो हमारा नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे लेक्चर में आगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या-क्या फीचर्स था, फीचर्स कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तो ये सारा एक ही है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ एनसीएम, ये क्या-क्या फीचर्स है। तो अब अगला हेडिंग हमारा होगा फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए फीचर्स आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको एकदम हम लॉजिकली चलेंगे और आपको लॉजिकली याद करवाएँगे, ठीक? अब एनसीएम का मतलब क्या है कि कोऑपरेट नहीं करना, तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब किस तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। तो पहला फीचर जो है हमारा क्या हो गया कि बायकॉट करेंगे। अब बायकॉट क्या करेंगे? ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करेंगे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बायकॉट करेंगे। तो जो पहला फीचर्स है वो है बायकॉट कि जो भी ब्रिटिश गुड्स है, फॉरेन इंपोर्टेड फॉरेन क्लॉथ्स है, सबको बायकॉट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो इंपोर्टेड फॉरेन क्लॉथ्स है, इन सबको बायकॉट करना है, ठीक? हम लोग एक डेटा देखते हैं, मतलब आपको ये फिगर याद होना चाहिए, याद भी रखना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम लोग ने ये फिगर उठाया है, ये जो डेटा है। उस वक़्त जो 1921 में जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ से जितना भी क्लॉथ्स था या फिर सामान था, तो तकरीबन 102 करोड़ रुपए का हम लोग का इम्पैक्ट जो इंपोर्ट था। कितना का था? तकरीबन 102 करोड़ का। 102 करोड़ का। और जब हम लोग एनसीएम स्टार्ट होता है, जब बायकॉट हम लोग करते हैं, तो घट के कितना आ जाता है? 57 करोड़ पे। घट के कितना आ जाता है? 57 करोड़ पे। ये आपको डेटा लिखना है, जो हम लोग बायकॉट कर रहे थे उसमें। तो कहीं न कहीं आप ये देखिएगा कि आधा हो जाता है, आधा हो गया है। तो इन सम सॉर्ट ऑफ कुछ सेंस में जो बायकॉट था वो सक्सेसफुल था। अब बायकॉट कर रहे थे हम लोग, बायकॉट किस तरीके से कर रहे हैं? ये समझिए। तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के थ्रू कर रहे हैं, हम लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं। तो जो दूसरा फीचर होगा हमारा, जो दूसरा फीचर होगा हमारा, वो क्या होगा? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ये हमारा दूसरा फीचर कि एम्फेसिस किसमें था? तो नॉन वायलेंस पे एम्फेसिस था। क्योंकि देखिए कि जैसे ही चौरी-चौरा होता है, गांधी जी विदिन 5 टू 6 डेज़ इनसेम को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ था कि हम लोग नॉन वायलेंस के थ्रू लड़ेंगे, इसलिए। तो दूसरा फीचर क्या है? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। अब देखिए बायकॉट अगर हम लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्रिटिश गुड्स को तो बायकॉट नहीं करेंगे, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उसको ही बायकॉट करेंगे, जो ब्रिटिश टाइटल है उसको ही बायकॉट करेगा, उसको भी गिव अप करेगा। तो हो क्या रहा था कि जो भी ब्रिटिश टाइटल था उसको सरेंडर किया जा रहा था। सरेंडर ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश टाइटल्स और पोजीशंस या फिर ऑनररी पोजीशंस कुछ भी था, तो उन सबको जैसे कि आप गांधी जी को जो केसरी हिंद मिला था, उसको गांधी जी जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे क्या करते हैं कि लौटा देते हैं। तो इसी तरीके से जितना भी लोगों को जितना भी टाइटल मिला था, सबको लौटाया जा रहा था। चौथा फीचर इसका क्या था? रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोजीशन एंड द लोकल बॉडीज। जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन है, कोई जैसे लेजिस्लेचर में है कोई, लेजिस्लेटिव काउंसिल में है कोई, तो उन सब पे क्या कर अपना पद छोड़ रहा था। जैसे कोई लॉयर है, वो अपना पद छोड़ रहा था। जैसे हम लोगों को पता है कि राजेंद्र प्रसाद उस वक़्त अपना जो वकालत था, वो वकालत छोड़ दिए थे। तो रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट पोजीशन, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट पोजीशन, कि जो भी गवर्नमेंट पोजीशन है, उससे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं लोकल बॉडी से। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, एग्जांपल में आप दे सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। आप एग्जांपल में दे सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो थे, अपना जो लीगल प्रैक्टिस था उनका, जो भी वो लॉयर थे, तो वो क्या करते हैं, तो अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं।
अब तो हम लोग अभी तक हम लोग ने ये देखा है फीचर्स में कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी टाइटल्स है ब्रिटिश का सरेंडर कर रहे हैं, रेजिग्नेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कपड़ा नहीं पहनेंगे, या फिर फॉरेन जो ब्रिटिश का जो स्कूल है उसको उसमें नहीं पढ़ाई करेंगे, या फिर जो ब्रिटिश टाइटल है उसको दे देंगे, या फिर जो लीगल जो हमारा प्रैक्टिस है वो सब दे देंगे, तो फिर करेंगे क्या? तो जब अगर हम लोग बाइकआउट करेंगे तो हमारे पास कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो हमारा जो अल्टरनेटिव था, तो अल्टरनेटिव के तौर पे जो स्वदेशी प्रिंसिपल था, जो हम लोग देखे थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, तो इस वक्त भी स्वदेशी प्रिंसिपल को अपनाने का बात किया गया। तो हम लोग अगला फीचर देखेंगे कि एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी प्रिंसिपल, कि जो भी है हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, अंग्रेजों का जो गुड्स है उसको बाइकआउट करके हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे। तो जो फीचर्स था कितना हो गया था, 4। पांचवा जो फीचर है, वो क्या है? एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी प्रिंसिपल्स। अब स्वदेशी प्रिंसिपल्स में एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए खादी, ये सब, जैसे खादी हो गया, चरखा हो गया, चरखा घुमाना है, ये सब चीज, ये सब हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी का पढ़ेंगे ना, डिटेल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था, ये सब चीज है। तो सिर्फ क्लॉथ से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ क्लॉथ से तो काम चलेगा नहीं। अगर हम लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट कर रहे हैं, ब्रिटिश स्कूल को बाइकआउट कर रहे हैं, तो हम लोग को अपना भी तो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो अगला फीचर हो जाएगा क्या? अगला फीचर होगा, छठा फीचर क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन। अगला जो फीचर होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे हम लोग देखते हैं कि बिहार है, बिहार विद्यापीठ बनता है, गुजरात विद्यापीठ बनता है। तो ये सब क्या था? ये यही सब तो नेशनल इंस्टीट्यूशन था, कि हम लोग जो अंग्रेज का स्कूल है वो नहीं पढ़ करके जो इंडियन स्कूल है उसमें पढ़ेंगे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं बिहार विद्यापीठ। अच्छा, हम लोग बिहार का जो रोल है ना एनसीएम में, वो हम लोग अलग से भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। इसीलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं बिहार की, वो हम लोग सेपरेट रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। जब एनसीएम पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ से कोरिलेट करके लास्ट में देखेंगे बिहार का। तो हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बिहार विद्यापीठ ले सकते हैं, जामिया मिलिया ले सकते हैं, गुजरात विद्यापीठ ले सकते हैं, ये सब विद्यापीठ जो है ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। अब देखिए, जब हम नेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करेंगे, नेशनल स्कूल एस्टैब्लिश करेंगे, तो पैसा वैसा भी चाहिए इसके लिए, कहीं से तो पैसा आएगा, पैसा चाहिए। तो उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि तिलक स्वराज फंड का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो अगला फीचर हम लोग क्या लिखेंगे? तिलक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, या फिर आप तिलक, जिसे हम लोग सब टाइप से डालते हैं ना, तिलक स्वराज फंड। और इसका जो टारगेट रखा जाता है वो रखा जाता है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ उस वक्त के लिए बहुत था, 1 CR टारगेट रखा जाता है इस फंड में जमा करने का। तो ये सब फीचर्स था। एक फीचर इसमें और है, आप फीचर में भी उसे रख सकते हैं, या फिर उसको सिग्निफिकेंस में भी रख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी था वो पीक पे था, तो आप इसे फीचर में भी रख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी हर जगह देखा गया था, ये आप डाल सकते हैं। अब ये सब तो देखिए फीचर जो हो गया उस वक्त का, जो एनसीएम से डायरेक्ट रिलेटेड था फीचर्स, ठीक, कि एनसीएम को प्रमोट करने में, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट को चलाने में ये सब फीचर था डायरेक्टली रिलेटेड था। अब कुछ फीचर्स और है, जैसे कि उस वक्त पीजेंट मूवमेंट भी कहीं कहीं हो रहा था, जैसे इका मूवमेंट जो था यूपी में, जो पीजेंट मूवमेंट था। तो अगला हम लोग लिखेंगे पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट। अब इसमें क्या था कि पीजेंट मूवमेंट था एवोल्यूशन ऑफ बेगार, कि बेगार जो है उसको खत्म करना है, जो ऑपरेसिव लैंड लॉर्डिज्म है उसको खत्म करना है। तो इन सब पे फोकस था। एग्जाम्पल के तौर पे आप इका मूवमेंट भी दे सकते, उसी वक्त स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर 9th। देखिए, आपको, मुझे पता है कि आपको सारा फीचर याद नहीं रहेगा, ठीक, मान के चलिए। अगर आपको 6-7 फीचर भी अगर आपको याद रह जाता है,
तो बहुत है, 6-7 याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो सब याद रखना है, 6-7 में ही आपका काम चल जाएगा, मैं इतना लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे। उस वक़्त बहुत जगह देखा गया था ट्राइबल रेसिस्टेंस। जैसा देखिए इसमें एक फीचर्स और जैसे देखिए, जब पीजेंट मूवमेंट था उस समय आपको पता होगा, जब विद्यानंद थे बिहार में, पीजेंट पीजेंट के बहुत बड़े लीडर थे विद्यानंद, तो उसी वक़्त विद्यानंद जो थे दरभंगा में पीजेंट मूवमेंट कर रहे थे। तो ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही था, तो आप वो भी एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं। वैसे हम लोग बिहार स्पेशल जब देखेंगे, बिहार का देखेंगे, क्या बिहार का रोल रहा एनसीएम में, उसमें भी हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। तो ट्राइबल रेसिस्टेंस था, उसमें एक बहुत ही फेमस नाम है, आप सब पीटी के टाइम भी पढ़े होंगे उस नाम को, और हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि वो नाम, देखिए, ट्राइबल रेसिस्टेंस में जो अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी से, लेकिन वो गांधीयन प्रिंसिपल में बिलीव करते थे, लेकिन उनका जो मेथड था वो वायलेंट मेथड था। बाकी गांधी जी का सारा बात मानते थे, लेकिन जो मेथड था, ये अपना वायलेंट मेथड रखते थे, और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में, जो आंध्रा था, आंध्र प्रदेश में ये एक्टिव थे। आंध्र प्रदेश में ये एक्टिव थे, और गुरिल्ला मिलिट्री वॉरफेयर के थ्रू ये अपना लड़ाई कर रहे थे। तो ये सारा तो फीचर हो गया एनसीएम का। अब इसमें फीचर में एक चीज़ आपको और ऐड करना है कि किस क्लास का या कौन-सा सेक्शन किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था, ठीक? तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि सेक्शंस पार्टिसिपेशन, या फिर हाउ डिफरेंट सेक्शन पार्टिसिपेटेड, या फिर किस सेक्शन का क्या पार्टिसिपेशन रहा था। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से। पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन, कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था, ये। तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, ह्यूज मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास, देखिए, पहले का जो भी रिवोल्ट था ना, वो बेसिकली अर्बन एरिया में ज़्यादा था, लेकिन अभी अभी का जो रिवोल्ट है, अभी ये जो एनसीएम था, वो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं कि पिजन मूवमेंट हो रहा था, या फिर ट्राइबल हो रहा था, तो या फिर चौरी-चौरा इंसिडेंट ही आप देख लीजिए। तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रिवोल्ट था, ये पहुँच रहा था। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी ठीक-ठाक रहा था। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी ठीक-ठाक रहा था। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर, हम सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण अपना जो कॉलेज था, उसी वक़्त छोड़ते हैं। तो जेपी का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, पीटी हम लोग पढ़ते हैं कि जेपी अपना जो कॉलेज था, उसी वक़्त छोड़ देते हैं। अदर सेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका बायकॉट किया जाता है। जैसे जो भी लेजिस्लेचर था, उसको तो काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट किया जाता है। काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट किया जाता है। या फिर आपको पता ही है कि पीजेंट्स पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन था। जैसे आप देखेंगे ट्राइबल्स में ताना भगत को देखते हैं, ताना भगत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो ताना भगत मूवमेंट चल रहा था। तो एनसीएम के टाइम पे भी वो एक्टिव रहते हैं, ताना भगत, जो 1914 में स्टार्ट हुआ था। जैसे पीजेंट में आप बाबा रामचंद्र को देखते हैं कि बाबा रामचंद्र भी जो अवध में एक्टिव रहते हैं, और उस वक़्त पीजेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एनसीएम के टाइम पे। देखिए, ये 4 सेक्शन जो था पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ के। जैसे मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत ह्यूज था, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ह्यूज मुस्लिम पार्टिसिपेशंस। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी ठीक-ठाक था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे हम लोग सीडीएम में देखते हैं, या फिर आगे जा करके देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वुमेन्स इस वक़्त पे इन एनसीएम के टाइम पे अपने घर से निकल रही थी और ठीक-ठाक पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे हम लोग देखते हैं सरला देवी या फिर सावित्री देवी, जो बिहार से थे,
वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो हम लोग बिहार वाले सेक्शन में देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये सारा जो हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे पहले देखा क्या-क्या फैक्टर था और फिर हम लोगों ने देखा कि क्या फीचर्स था, डिमांड क्या था, ये फीचर्स हम लोगों ने समझ लिया कि क्या फीचर्स रहा। अब हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एनसीएम का, एनसीएम का महत्व क्या है? एनसीएम लॉन्च तो हुआ, तो इसका क्या महत्व है? जैसे हम लोग जानते हैं कि एनसीएम आज़ादी तो दिलवा नहीं पाया या फिर जो भी उसका डिमांड था, हम लोग 3 डिमांड देखे कि पंजाब रॉन्ग का अनडूइंग या फिर ऑटोमन एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो जो खिलाफत था उसको रीइंस्टेट करना या स्वराज, तो ये तीनों डिमांड को फुलफिल तो नहीं कर पाया था। तो क्या हम लोग ये समझ लें कि जो एनसीएम है वो फेल्योर है? तो कोई भी मूवमेंट फेल्योर नहीं होता है। कोई भी मूवमेंट को हम लोग इस बेसिस पे जज नहीं करते हैं कि मूवमेंट फेल कर गया या सक्सीड कर गया, क्योंकि कोई भी मूवमेंट 100% अपना गोल अचीव नहीं करता है। लेकिन मूवमेंट के दौरान जो भी कार्य होते हैं, उसमें वो अपना बहुत सारा अनसेड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है। जो भी अनसेड ऑब्जेक्टिव होता है, वो मूवमेंट ऑटोमैटिकली अचीव करता है। सॉरी। तो क्या अनसेड ऑब्जेक्टिव अचीव किया एनसीएम और क्या इसका महत्व है हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में या फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, वो अब हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा या फिर अगला हेडिंग जो होगा, वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएम। अगला जो हमारा सब टॉपिक होगा और हेडिंग होगा, वो होगा क्या? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएम। देखिए, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है, जैसा हम लोगों ने बात किया अभी, कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी था वो पीक पे था। हिंदू मुस्लिम जो मेजॉरिटी था वो पीक पे था। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो जाएगा, हिंदू हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। ऐसा यूनिटी फिर आगे किसी भी मूवमेंट में नहीं देखा जाता है, जैसा एनसीएम में देखा गया था। दूसरा सिग्निफिकेंस ये था कि गांधी जी इमर्ज्ड एज अ अनडिस्प्यूटेड नेशनल लीडर। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये था कि गांधी जी इमर्ज्ड एज अनडिस्प्यूटेड लीडर डिस्पाइट ही विथड्रॉन द मूवमेंट अर्ली विदाउट अचीविंग द गोल्स। उसके बाद भी गांधी जो थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर के तरह वो इमर्ज किए थे, राइज किए थे। तो गांधी एज अनडिस्प्यूटेड लीडर, ये हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस है। गांधी एज अनडिस्प्यूटेड लीडर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे सीडीएम हो गया या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह के, सब में गांधी लीड करते हैं मूवमेंट को। ये सब या फिर जो डिफरेंट जितने भी सेक्शंस था, जैसे जमींदार हो गया या फिर पीजेंट्स हो गया या फिर ट्राइबल हो गया, वुमेन्स हो गया, सबका लीडर गांधी जी बन के निकलते हैं बाहर। कोई भी सेक्शन हो, वो गांधी जी को अपना लीडर मानता था। तीसरा सिग्निफिकेंस ये है, जैसा हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का जो ज्योग्राफिकल रीच है, वो बहुत लिमिटेड रहता है। वो बंगाल में ही मेनली इम्पैक्ट रहता है उसका, और थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में, पंजाब में बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। लेकिन जो एनसीएम था, इसका ज्योग्राफिकल रीच बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा जो तीसरा सिग्निफिकेंस है, वो है ग्रेट ज्योग्राफिकल रीच। ग्रेट ज्योग्राफिकल रीच, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उधर मूवमेंट चल रहा है, बिहार में अलग अपना एंटी लिकर मूवमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र में अलग चल रहा है, बंगाल में अलग चल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा था। जैसे उस वक्त हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर वो देखते हैं कि आंध्र में खोया रिवॉल्ट चल रहा था। आंध्र में आंध्र में खोया रिवॉल्ट चल रहा था। खोया रिवॉल्ट चल रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं राजस्थान में बिजौलिया सत्याग्रह।
राजस्थान में हम लोग देखते हैं कि बिजौलिया सत्याग्रह, बिजौलिया सत्याग्रह राजस्थान में चल रहा था। तो इससे 2 चीज़ हम लोग क्लियर हो जाता है कि एक तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पार्टिसिपेट किया था एनसीएम में। देखिए डिफरेंट सेक्शंस का जो भी इशू था, सब अपना इशू को अलाइन करता है एक नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इशू से एनसीएम का। और ज्योग्राफिकल रीच हम लोग देखते हैं कि आंध्र में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश साउथ में है, राजस्थान नॉर्थ में, देख रहे हैं नॉर्थ साउथ कितना ग्रेट एक्सटेंट है इसका ज्योग्राफिकल रीच का एनसीएम का। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। ठीक, चौथा सिग्निफिकेंस ये है, चौथा सिग्निफिकेंस ये है कि एनसीएम के बाद जो गांधी जी अपना कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी जी अपना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक सिग्निफिकेंस इसका और है, पांचवा, कि जो बाइकआउट हो रहा था, सर बाइकआउट हम लोग क्या कर रहे थे, क्लॉथ सा कर रहे थे, लिकर का कर रहे थे, जैसे दारू हो गया, लिकर का कर रहे थे हम लोग, क्लॉथ सा कर रहे थे हम लोग, इन सब चीजों का बाइकआउट कर रहे थे। तो जो इंपोर्टेड गुड्स था उसका बाइकआउट कर रहे थे। तो इससे बाइकआउट करने से क्या हो रहा था, जैसे हम लोग ने इनिशियली भी देखा था कि जो ब्रिटिश गुड्स का जो वैल्यू था 102 करोड़ से घट करके वो आ गया था 57 करोड़ पे। आपको ये डेटा लिखना है, ये एनसीईआरटी का डेटा मैं कोट कर रहा हूँ, कि आपको ये लिखना है, प्रॉपर एनसीईआरटी का डेटा है ये, कि इतना घट करके आ गया था। तो ये सब सिग्निफिकेंस, अब इतना अगर मान लीजिए कि सीधा आधा हो जा रहा है ब्रिटिश का जो भी इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का वैल्यू है, तो ये कितना इम्पैक्ट किया होगा ब्रिटिश को उस वक्त पे। तो ये सब है। प्लस आगे सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, कि हम लोग बाइकआउट किए तो उससे एक बेनिफिट क्या होगा कि हम जैसे अभी आप इसको ऐसे समझिए, आत्मनिर्भर भारत का समझिए, कि अगर हम लोग चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करते हैं, तो चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करते हैं तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कभी जो अब हम लोग अपना लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ट्रम्प क्या किया, अभी ट्रम्प क्या किया, हमारा बढ़ा दिया है, उधर से टैरिफ है बढ़ा दिया, तो जब टैरिफ बढ़ा दिया तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अब हम लोग यूएस जो हमारा मार्केट है वहाँ छोड़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को तलाश करेंगे। जैसे हम लोग तलाश करेंगे अफ्रीकन मार्केट को तलाश करेंगे, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया जाएँगे, सेंट्रल एशिया में जाएँगे, ये सब मार्केट तलाश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट ही हो रहा है। दूसरा क्या होगा, जो हमारा जो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, वो और बेहतर बनेगा, वो और कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो इससे ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाने से हम लोग को बेनिफिट ही है। कैसे? जैसे कि हम लोग अगर बायकॉट कर रहे थे, तो हम लोग जब बायकॉट करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग इसको ऐसे समझिए, जब हम लोग बायकॉट करेंगे तो क्या करेंगे? इंडिजीनियस गुड्स इंडिजीनियस गुड्स को प्रोडक्शन में फोकस करेंगे। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए यूएस है, अगर यूएस अपना टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ अगर बढ़ा दिया यूएस, तो इससे क्या होगा? टैरिफ बढ़ा दिया तो हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग बायकॉट कर रहे हैं एनसीएम में, तो हम लोग क्या करेंगे? जब बायकॉट करेंगे एनसीएम में, तो जो हमारा जो इंडिजीनियस गुड्स है उसका प्रोडक्शन में फोकस करेंगे। जैसे आप इन दोनों को कोरिलेट करके समझिए। तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे यूएस टैरिफ बढ़ा दिया है, तो हम लोग का इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है वो हम लोग कॉम्पिटिटिव बनाने जा रहे हैं, या फिर जो भी है उसको बेहतर करेंगे। तो उसी तरीके से जब बायकॉट कर रहे थे, तो हम लोग सिर्फ बायकॉट नहीं कर रहे थे, हम लोग इंटरनली अपना इंस्टीट्यूशन में फोकस करते कि इंडिजीनियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है, जो हमारा इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, उस पे फोकस चल रहा था। तो अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि छठा क्या हो गया, 6 जो हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन हम देख लिए थे, ये देख लिए थे। तो ये सारा सिग्निफिकेंस रहा हमारा एनसीएम का। अब हम लोग ये देखते हैं कि एनसीएम जो है वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। हम लोग ये तो नहीं कहते कि एनसीएम सक्सेसफुल हुआ। तो एनसीएम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कुछ तो एनसीएम का वीकनेसेस रहा होगा, या फिर कुछ तो लिमिटेशंस रहा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा वो बनेगा लिमिटेशंस ऑफ एनसीएम, या फिर वीकनेसेस। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ एनसीएम, या फिर वीकनेसेस भी आप ले लीजिए, कि क्या-क्या इश्यू आया एनसीएम में, या फिर क्या कमजोरी रहा जिसके कारण से कि एनसीएम जो अपना गोल अचीव नहीं कर पाया।
तो सबसे पहला जो वीकनेसेस था इसका, वो तो यही था कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन जिस नंबर पे पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड था मिडिल क्लास का, उस लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं था। कुछ ही अर्बन एरियाज जो थे, कुछ अर्बन सेंटर्स जो था, जैसे गुजरात का एरिया था, या फिर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का एरिया था, या फिर दिल्ली का था, तो कुछ ही पॉकेट्स में मूवमेंट जो था पीक पे था। बाकी जगह अगर देखा जाए मूवमेंट तो बहुत शांत पड़ा था। तो मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन था, नॉट अप टू मार्क, मतलब मिडिल क्लास का जो पार्टिसिपेशन था उस मार्क पे नहीं था। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, ये चीज। दूसरा ये था कि ठीक है, हम लोग अंग्रेजों का जो बना हुआ कपड़ा है, मशीन मेड कपड़ा है, वो हम लोग बाइकआउट करते हैं कि नहीं पहनते हैं। मान लीजिए शर्ट हम पहने हैं, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, हम लोग इसको नहीं पहनते हैं, ठीक। तो इसकी जगह पे हम लोग पहनेंगे क्या? तो हम लोग पहनेंगे इंडियन मेड गुड्स जो खादी से बना है। तो खादी बहुत एक्सपेंसिव होता था। जो हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में जब पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि हम लोग बाइकआउट तो कर रहे थे, तब तक ठीक था, चलो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल बाइकआउट नहीं था, क्योंकि जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट था वो कॉम्पिटिटिव नहीं था ब्रिटिश से। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का आता है, मान लीजिए खादी का कपड़ा जो है, खादी का शर्ट है, मान लीजिए कि 100 रुपए का आता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मशीन मेड जो कपड़ा है वो 15 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आप सोचिए कितना ह्यूज प्राइस डिफरेंस रहता था। और इंडिया जिस तरीके का देश है, जिस तरीके का हम लोग का आजादी के जो टाइम था, टाइम फ्रेम था 20s में, 30s में, इतनी भूखमरी और इतनी गरीबी थी कि हर व्यक्ति के लिए अगर कुछ अपर क्लास जो है उसको छोड़ दे, तो हमारे लिए खादी एडॉप्ट करना या फिर उसको बाइकआउट करना, ब्रिटिश गुड्स को, चीप ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना सस्टेनेबली फिजिबल नहीं था। सस्टेनेबली फिजिबल का मतलब यह है कि हम 4 दिन अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, 5 दिन नहीं पहनेंगे, 5 दिन हम लोग खादी पहन लेंगे, लेकिन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्डेबिलिटी इश्यू है। आप अभी भी जाके देखिएगा खादी मॉल में या फिर खादी में, तो वो एक्सपेंसिव ही होता है नॉर्मल कपड़ों से। तो हमारा जो दूसरा लिमिटेशंस ये था कि जो भी अल्टरनेटिव था ब्रिटिश गुड्स का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। जो खादी था वो क्या था? बहुत एक्सपेंसिव था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। तीसरा लिमिटेशंस ये था कि ठीक है, हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाया गया स्कूल नहीं जाएंगे, अंग्रेज द्वारा बनाया गया रेलवे पे नहीं चढ़ेंगे, अंग्रेज द्वारा बनाया गया रोड पे नहीं चलेंगे। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? हमारे पास अपना रेलवे है तो नहीं था। रेलवे तो छोड़ दीजिए, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, हम लोग एक बहुत ही बेसिक लेके चलते हैं एग्जांपल। क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट हो रहा था, तो सबसे ज्यादा बाइकआउट होने वाला इंस्टीट्यूशन क्या था? तो वो था स्कूल्स और कॉलेजेस। तो क्या हमारे पास उस लेवल पे स्कूल था? तो नहीं था। बहुत 2-4 जगह बिहार विद्यापीठ खुला था, लेकिन वो भी उस लेवल पे नहीं था कि अंग्रेजों का द्वारा जो बनाया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसको मैच कर पाए। उसका अल्टरनेटिव नहीं था। तो बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम कि अल्टरनेटिव नहीं था, अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन अनअवेलेबल था। अनअवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन का अल्टरनेटिव हम लोग पास था ही नहीं, अंग्रेजों का अल्टरनेटिव, ठीक। ये हो गया। जैसे हम लोग कुछ जगह देखते हैं, जैसे नागपुर का ये सब जो एरिया है, बहुत ही फ्यू नंबर में स्कूल, इंडियन स्कूल। आप एग्जांपल दे सकते हैं नागपुर का, क्योंकि एनसीईआरटी में नागपुर मेंशन है, तो आप नागपुर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो लिमिटेशंस था, अगला जो लिमिटेशंस था ये था कि सारा सेक्शंस का पार्टिसिपेशन नहीं था। जितना भी सेक्शंस था, नॉट एवरी सेक्शन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं था, उस मार्क पे नहीं था। तो वुमेन पार्टिसिपेशन वर नॉट अप टू मार्क।
आप ये समझिए। तो आप लिख सकते हैं कि एवरी सेक्शन सोसाइटी वाज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं कि वाज़ नॉट अप टू मार्क किसी भी सोसाइटी का। तो आप ये लिख सकते हैं, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो पार्टिसिपेशन है, वो अप टू मार्क नहीं था, मतलब लो था। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप दे सकते हैं, वुमेन का दे सकते हैं। वुमेन का आप एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं। 5वां लिमिटेशंस ये था कि लॉयर बायकॉट तो कर रहा था, लेकिन कब तक वो करेगा क्या? अगर लॉयर बायकॉट कर देगा अपना सर्विसेज़ को, वो करेगा क्या? उसके पास है क्या करने के लिए? तो कुछ टाइम के बाद देखा जाता है कि नॉर्मली जो भी लॉयर्स थे, वो अपना काम पे वापस से क्या होता है, रिटर्न करते। तो आफ्टर सम टाइम्स लॉयर्स जो था, वो रिटर्न कर रहा था अपने लीगल प्रैक्टिस पे। तो आप लिख सकते हैं जो अगला लिमिटेशन था, लॉयर्स रिटर्निंग टू द लीगल प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फिर से कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए थे। एक एग्जांपल मैंने दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस था, सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये था कि हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं था। ठीक है, हम ब्रिटिश से गुड बायकॉट कर रहे हैं, ब्रिटिश से इंस्टीट्यूशन बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? बायकॉट करके हम लोग फिर क्या करेंगे? तो हमारे पास कोई एक क्लियर गोल नहीं था कि हम लोग बायकॉट करने से क्या फ्रीडम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बायकॉट करके कितना दिन तक सस्टेन कर पाएंगे? तो लैक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, लैक ऑफ क्लियर गोल्स। कि क्लियर गोल्स नहीं था हमारे पास, कि मतलब कोई वेल डिफाइंड जो था रोड मैप नहीं था, वेल डिफाइंड रोड मैप नहीं था, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, हमारे पास वेल डिफाइंड रोड मैप नहीं था कि करना क्या, मतलब बाइकआउट करना क्या। ठीक है, बाइकआउट कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा, ये सब चीज था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब गांधी जी विड्रॉ करते हैं एनसीएम को, तो जैसे सी आर दास होते हैं, या मोतीलाल नेहरू होते हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस होते हैं, गांधी जी का बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ये लोग बहुत ही गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये एब्रप्टली मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो इससे जो भी एक सेक्शंस होता है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, और ये लोग क्रिटिकल होकर के स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इवन आप लिमिटेशंस में जैसे जो पर्सनालिटी का व्यूज है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि सी आर दास का आप लिख सकते हैं कि देखिए सी आर दास जो थे, जब हम लोग देखे थे कलकत्ता सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें सी आर दास अपोज किए थे एनसीएम को, मतलब फेवर में नहीं थे लॉन्च करने का। इनिशियली वो हेजिटेट कर रहे थे, सी आर दास जो थे इनिशियली हेजिटेट कर रहे थे। इन बाद में क्या होता है, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही एब्रप्टली गांधी जी मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं चौरी चौरा के बाद, तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं सी आर दास, बिकम वेरी क्रिटिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एससी बोस का दे सकते हैं, नेक्स्ट आप दे सकते हैं एससी बोस का, कि एससी एससी बोस भी जो थे, वो गांधी जी के अब्रप्ट सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट से खुश नहीं थे, और ये भी गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी क्रिटिसाइज करते हैं। एक और है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आर एन टैगोर। अब इनका जो होता है मिक्स्ड रिएक्शन होता है। ये ब्रिटिश गुड्स के, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के, ब्रिटिश स्कूल के, ब्रिटिश एजुकेशन के बाइकआउट करने के पक्ष में नहीं होते हैं। हम लोग जब टैगोर का, जब हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों टैगोर जो थे, टैगोर का जो आइडिया था, जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया था, जो वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया है, तो टैगोर का जो नेशनलिज्म है, वो कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं उसको, मतलब कि वो पूरा वर्ल्ड को, वर्ल्ड सिटीजनशिप का बात करते हैं टैगोर, नेशनलिज्म का। तो हम लोग वहां देखेंगे, और टैगोर जो होता है क्रिटिकल रहते हैं कैपिटलिज्म के, जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर कैपिटलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं टैगोर। टैगोर जो कैपिटलिज्म को लिंक करते हैं नेशनलिज्म से,
ये हम लोग टैगोर का नेशनलिज्म में समझेंगे, किस तरीके से टैगोर जो है कैपिटलिज्म को लिंक करते हैं नेशनलिज्म से, कि कैसे कैपिटलिज्म जो है वो एग्रेसिव नेशनलिज्म का जन्मदाता है, कैसे जो कैपिटलिज्म है वो एग्रेसिव नेशनलिज्म को जन्म देता है, ये हम लोग देखेंगे। तो टैगोर क्या होता है कि टैगोर का मिक्स्ड रिएक्शन रहता है, आप लिख सकते हैं, आपको वैसे नोट्स में सब डिटेल में मिल जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर में। मिक्स्ड रिएक्शन रहता है, मिक्स्ड रिएक्शन रहता है टैगोर का। तो ये लोग क्रिटिकल रहते हैं, क्योंकि ब्लाइंड टैगोर का क्या रहता है कि ब्लाइंडली किसी भी चीज को रिजेक्शन में ब्लाइंड, कैपिटलिज्म वाला जो नेशनलिज्म जिसे राइज होता है ना, जो नेशनलिज्म यूरोप में राइज हुआ था, उसमें ब्लाइंड रिजेक्शन था किसी भी चीज को, मतलब वो था। जब हम पढ़े तो समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम समझाने जाएंगे तो टैगोर का नेशनलिज्म पर 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, 2 घंटे का आराम से। तो आप ये मानिए कि जो टैगोर थे वो ब्लाइंडली रिजेक्ट करने के पक्ष में नहीं थे, ठीक, अगेंस्ट अगेंस्ट ब्लाइंड रिजेक्शन। अब क्यों ऐसा था ये समझ लीजिए। देखिए, वेस्ट का सारा आइडियाज बुरा नहीं, से इक्वालिटी का आइडिया वेस्ट से निकला, लिबर्टी का आइडिया वेस्ट से आया, तो ये सब आइडियाज खराब आइडियाज नहीं है, आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, तो यही टैगोर कहते हैं। तो ये हम लोग देखा कि कुछ पर्सनैलिटीज का, कुछ उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज है उनका व्यूज देखा हम लोग, देखें। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, और कंक्लूजन के बाद हम लोग चलेंगे कि बिहार का रोल क्या रहा, बिहार का रोल क्या रहा। कंक्लूजन के बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार का रोल क्या रहा एनसीएम में। अब देखिए, हम लोग ये तो जानते हैं कि एनसीएम जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन एनसीएम वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। आप ये लिख सकते हैं जो एनसीएम है वो सिग्निफिकेंट स्टेप है, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। एनसीएम सक्सेसफुल तो नहीं था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनसीएम का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, बहुत सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी निकल करके आया। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश का जो इम्पोर्टेड गुड्स था उसका बाइकआउट हुआ। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एनसीएम रहता है ना, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप रहता है कि आने वाले समय ब्रिटिश को हटाने के लिए एक ठीक ठाक, मतलब एक गांधी जी को भी आइडिया हो जाता है, लोगों को भी एक आइडिया होता है कि कैसे अंग्रेजों को भगाना है इसका। अब हम लोग जब सिग्निफिकेंट स्टेप है तो इट्स सर्व्ड, मतलब सिग्निफिकेंट स्टेप है तो क्या होगा, ये आगे वाले जो भी मूवमेंट है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया या फिर कोई भी मूवमेंट है, उसके लिए एक इंस्पिरेशन बनता है, उसके लिए एक इंस्पिरेशन बनता है। तो आप लिख सकते हैं कि इंस्पिरेशन सर्व्ड एज अ इंस्पिरेशन फॉर द सब्सिक्वेंट मूवमेंट, फॉर द सब्सिक्वेंट मूवमेंट, आने वाले मूवमेंट के लिए ये एक इंस्पिरेशन बनता है, ठीक, एनसीएम जो है। अब ये समझिए कि आने वाले मूवमेंट के लिए जब ये इंस्पिरेशन बनता है तो किस तरह से बनता है, तो इस तरीके से कि वो क्या करता है कि हाईलाइट करता है लोगों का जो रेजिलियंस होता है उसको हाईलाइट करता है, डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करता है, कैसे यहाँ के लोग डिटर्मिन्ड है फ्रीडम के लिए, फ्रीडम के लड़ने के लिए कैसे डिटर्मिन्ड है, ठीक। तो आप आगे लिखेंगे कंक्लूजन में कि हाईलाइटिंग द resilience and determination, highlighting the resilience and determination, determination of the peoples of India, मतलब कि भारत के लोगों के लिए हाईलाइट करते हैं ये चीज, ठीक। अब किस तरीके से हाईलाइट करते हैं, तो जो भी टेक्टिस, जो भी इवॉल्विंग टेक्टिस था, गांधीयन इवॉल्विंग टेक्टिस था, जो भी गांधी जी का हम लोग टेक्टिस देखें उसको अप्लाई किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इवॉल्विंग स्ट्रेटजी एंड टेक्टिस, इस तरीके से इवॉल्विंग इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस, ये चीज।
तो आप ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन बेस्ट कंक्लूजन है, आप मान के चलिए। आपको वैसे नोट्स में तो कंक्लूजन प्रॉपर मिलेगा ही ये सारा। ये मैंने कीवर्ड्स आपको लिखवा दिए कि आपको इतना कीवर्ड्स में आपको पता होना चाहिए, बाकी आप अपना खुद के लैंग्वेज में इस चीज को फ्रेम कर लेंगे। ये तो हम लोग एक बार समराइज करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। उसका हम लोग रोल ऑफ बिहार, कि बिहार का क्या रोल रहा एनसीएम में, उस पर चलेंगे कि किस तरीके से बिहार रोल प्ले करता है एनसीएम में, क्या रोल प्ले किया बिहार, वो हम लोग समझेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो 30 सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट किया कि क्या बैकग्राउंड रहा एनसीएम का स्टार्ट होने का, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिमांड रहा एनसीएम का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फीचर्स क्या रहा एनसीएम का। फिर हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एनसीएम का, महत्व क्या है एनसीएम का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस, कि क्या क्या वीकनेसेस रहा, क्या क्या लिमिटेशंस रहा एनसीएम का। और फिर हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। तो जब हम लोग बिहार का रोल देखेंगे तो आप मान के चलिए कि बिहार में भी जब एनसीएम चलेगा तो यही सब रहेगा, यही सब फैक्टर रहेगा, बैकग्राउंड यही सब रहेगा, फीचर्स भी यही सब रहेगा मिला जुला के। तो हम लोग रोल ऑफ बिहार में क्या देखेंगे, बिहार से कौन कौन से पर्सनैलिटीज जो थे एसोसिएटेड थे, और बिहार में उस वक्त क्या क्या हो रहा था, ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग समझेंगे। तो जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो क्या है, रोल ऑफ बिहार। रोल ऑफ बिहार इन एनसीएम। एनसीएम में बिहार का रोल क्या है, ये तो हम लोगों ने बोला कि जो भी फैक्टर है वो सब सेम ही रहेगा, जो भी फीचर्स है सब सेम रहेगा। तो हम लोग सिर्फ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए 1920 में क्या होता है कि 1920 में, 1920 में राजेंद्र प्रसाद के अंदर चेयरमैनशिप में, आप पीटी में पढ़ेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री, सॉरी पहले प्रेसिडेंट रहे, उनके नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में एनसीएम का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है बिहार में। और वो जो बिहार में जो एनसीएम पास किया जाता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है, एनसीएम का जो रेजोल्यूशन होता है जो पास किया जाता है बिहार कांग्रेस कमेटी में इंट्रोड्यूस होता है, उसे इंट्रोड्यूस करने वाले रहते हैं धीरेन्द्र प्रसाद और मोहम्मद जुबैर। दो लोग जो है एनसीएम रेजोल्यूशन जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कौन लोग, तो धीरेन्द्र प्रसाद का आपको नाम याद रखना है, धीरेन्द्र धीरेन्द्र प्रसाद, धीरेन्द्र प्रसाद और मोहम्मद जुबैर। मेनली धीरेन्द्र प्रसाद इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो पहला तो यही होगा कि बिहार में भी एनसीएम का रेगुलेशन किसके चेयरमैनशिप में इंट्रोड्यूस होता है, तो वो बिहार कांग्रेस कमेटी की चेयरमैनशिप उस किसके अंदर रहता है, तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर रहता है, और वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है। तो ये तो आपको पता है। दूसरा हम लोग देखते हैं गांधी जी इस वक्त, ये हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं इस वक्त गांधी जी बिहार में बिहार नेशनल स्कूल और बिहार विद्यापीठ का भी इनॉग्रेशन करते हैं। गांधी जी जो है गांधी जी जो है बिहार विद्यापीठ, हम लोग ने उसमें भी देखा था बिहार विद्यापीठ और नेशनल, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल स्कूल का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। बिहार नेशनल स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो आपको जो कीवर्ड्स है, ये सारा कीवर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना पड़ेगा, बिहार विद्यापीठ जो है वो याद रखना पड़ेगा कि बिहार में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन था उसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा, आपको मजरुल हक पे, जो मौलाना मजरुल हक थे, जो मौलाना मजरुल हक थे, हक थे, ये इस्टेब्लिश करते हैं क्या, तो सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं। सदाकत सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं। और इसी वक्त मदरलैंड
पत्रिका भी निकालते हैं। और मजरूल हक ये अपना एनसीएम के टाइम पे अपना घर जो है मजरूल हक दान दे देते हैं इस वक्त। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डोनेटिंग होम, हिज होम, मतलब अपना घर जो है ये दान दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो टीयर 2 सिटीज है, जो भी टीयर 2 सिटीज था, टीयर 2 सिटीज मतलब जो छोटा टाउन है, जैसे गया हो गया, भागलपुर हो गया, इन सब में भी एनसीएम का प्रभाव अच्छा खासा रहता है, ठीक ठाक रहता है। और एनसीएम के टाइम पे ही जो प्रिंस ऑफ वेल्स होते हैं वो पटना आते हैं 22 दिसंबर को। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो पटना आते हैं 22 दिसंबर 1921 को। इनका जोरदार तरीके से बाइकआउट होता है पटना में, इनका जोरदार तरीके से विरोध होता है, बाइकआउट होता है पटना में। बिहार से कुछ महिलाएं जो थी वो भी एक्टिव थे, तो उनका भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कौन सा पॉइंट हो गया, छठा, सरला देवी एंड सावित्री देवी, ये भी एक्टिव रहते हैं, बिहार से एक्टिव रहते हैं एनसीएम मूवमेंट के टाइम पे, ये भी लीड करते हैं और जो भी प्रोटेस्ट होता है कॉलेज में या फिर स्कूल्स में उसको लीड करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एनसीएम के टाइम पे ही जो बिहार के लोग होते हैं वो गांधी जी को इपिटोम ऑफ धर्मा बोलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पीपुल ऑफ बिहार कॉल्ड गांधी जी इपिटोम ऑफ धर्मा ड्यूरिंग एनसीएम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी को इसी वक्त पे इपिटोम ऑफ धर्मा बोलता है बिहार के लोग। इपिटोम ऑफ धर्मा इसी के टाइम पे जब बिहार के लोग हैं बोलते हैं गांधी जी जो है धर्म के प्रतीक है। और जब गांधी जी धर्म के प्रतीक है तो गांधी कभी हार नहीं सकते हैं, गांधी कभी हार नहीं सकते हैं। अगर गांधी धर्म के प्रतीक है तो इसलिए कहा जाता है कि गांधी कभी हार नहीं सकते हैं, इसीलिए गांधी जी का विजय होगा, गांधी जी का जय होगा। इस वक्त पे हम लोग ने देखा, जब हम लोग पीजेंट का पार्टिसिपेशन देख रहे थे, हम लोग देखे कि जो विद्यानंद है वो पीजेंट का जो मूवमेंट होता है बिहार में उस वक्त लीड करते हैं दरभंगा में ड्यूरिंग एनसीएम। ये पीजेंट लीडर होते हैं बेसिकली दरभंगा में इसे हम लोग पीटी के टाइम में पढ़ते हैं इस चीज को। दरभंगा में हम लोग पीटी के टाइम पे पढ़ते हैं, दरभंगा में हम लोग पीटी के टाइम में भी देखते हैं इस चीज को। और बाकी बिहार में भी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था वो पीक पे ही था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था बिहार में भी ये पीक पे ही था, पीक पे था। तो हम लोग आज एनसीएम देख लिए हैं, हमारा जो आज एनसीएम का लेक्चर था हम लोग देख लिए, एनसीएम हमारा इतना ही था। जो भी प्रश्न आपसे इनसे पूछा जाएगा वो इतने में ही समाप्त हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको इनसे पूछा नहीं जाएगा, मान के चलिए। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हम लोग कवर करेंगे, सीडीएम कवर करेंगे। और जब हम लोग सीडीएम कवर करेंगे तो हम लोग आखिरी में, जब सीडीएम कवर करेंगे तो हम लोग आखिरी में एनसीएम और सीडीएम को कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके से जो एनसीएम है या फिर सीडीएम मूवमेंट चला, जो एनसीएम है और सीडीएम दोनों मूवमेंट का कंपैरिजन देखेंगे। हो सकता है, देखिए बीपीएससी आजकल बहुत शानदार शानदार प्रश्न पूछ रही है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग सीडीएम और एनसीएम को नेक्स्ट लेक्चर में कंपेयर करके देखेंगे। और जो भी इस तरीके का लेक्चर है, आपको किसी भी टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग वो कवर करेंगे। हम लोग जो हमारा मेंस का जो कोर्स चल रहा है, हम लोग में हिस्ट्री स्टार्ट किया और हम लोग विद इन, आप मान के चलिए कि हमारा टारगेट वैसे 14 तारीख तक का टारगेट दिया गया है, 14 तक हम लोग जो भी टॉपिक है हिस्ट्री का डीआई और 50% करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। लेकिन हम लोग अपना टारगेट से अहेड चल रहे हैं विद डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग हम लोग करवा रहे हैं और इससे हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आप जिन लोगों को भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे आइए,
टेलीग्राम पे आकर के जो भी हमारा मेंस का जो भी कोर्स चल रहा है आप चलिए, और मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा और सबसे बेहतर तरीके से कंप्लीट होगा। धन्यवाद।